चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, शीट में नहीं है, लिख लीजिए। अभी तक दो कैटेगरी के सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, एक जिसमें ओमेगा इक्वल टू थीटा पॉइंट टी की ओर लगना था, दूसरे वाले में क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला था, सॉरी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाला था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। इफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, if a body in a uniformly accelerated motion, if a body in a uniformly accelerated circular motion, if a body in a uniformly accelerated circular motion moves in such a way that in second दूसरे सेकेंड its angular displacement is 4 pi radian. Its angular displacement is 4 pi radian, and in fourth second its angular displacement is 16 pi radian, comma, then find its angular displacement in eighth second. Find its angular displacement in eighth second. तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमेशा nth सेकेंड वाला फॉर्मूला ही लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है इस प्रकार के सवाल का, ये एक रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, तो बताते हैं हम आपको सोल्यूशन सीधा। सोल्यूशन ये है कि एक बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में इस तरीके की सेकंड में, ठीक है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई हो जाता है, यानी जो थीटा का वैल्यू है, ठीक है, कब सेकंड पर उसका कितना है 4 पाई। ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2n माइनस 1। n क्या होता है, n वो वाला सेकंड होता है जिस सेकंड की बात करी जाती है, याद है ना आपको, थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो जितना यहाँ पे n लिखा होता है उतना यहाँ पे n लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा सेकंड की बात हो रही है तो n की वैल्यू भी कितनी लिखनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे सेकंड यानी 2 लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 4 पाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट प्लस 4 में से क्या 3 अल्फा इज इक्वल टू 8 पाई, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से आपको फोर्थ सेकंड भी दे रखा है, यानी थीटा का वैल्यू फोर्थ सेकंड पे जो है वो 16 पाई है, समझ गए होगे। फिर से हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 पाई। n के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिख देंगे, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे सेकंड था तो n के प्लेस पे 2 लिखा था, तो अब जैसे यहाँ 4 है तो n के प्लेस पे 4 लिख दिया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 अल्फा इज इक्वल टू 16 दूनी 32 32 पाई हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए इसका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 ओमेगा नॉट से 2 ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, 7 अल्फा माइनस 3 अल्फा 4 अल्फा, और 32 पाई 8 पाई कितना हो गया, 24 पाई। तो 4 6 24 यानी अल्फा इज इक्वल टू 6 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा आ गया, अल्फा के बाद ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, मतलब फिक्स पैटर्न है इस क्वेश्चन का। अब हम ये ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने लीनियर में भी एक कराया था। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 6 पाई, 6 पाई ये हो गया इज इक्वल टू 8 पाई हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है ना, तो 2 ओमेगा नॉट और ये हो जाएगा प्लस 16 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 पाई। ठीक है, माइनस, ठीक, 4 पाई तो 4 2 दूनी 4, मतलब गिवन डेटा के हिसाब से माइनस में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रेडियन
पर सेकेंड, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू ये 12 है, ये 8 है, -8 ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया सवाल में पूछा गया 8वें सेकंड में बता दो थीटा का वैल्यू 8th सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 1। कोई दिक्कत? तो बस थीटा 8th, ओमेगा नॉट की वैल्यू माइनस का 2 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 6 पाई बाई 2। तो ये 8 दूनी 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो कितना हो गया 2 3 6 15 से 45। तो थीटा 8th इज इक्वल टू 45 माइनस 2 43 हो जाएगा, है ना, 43 पाई रेडियन। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लीजिए, करेक्शन है भाई। ये यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, ये तो कह रहे हैं आप लोग 6 3 18, तो उधर कितना हो जाएगा ये -10 हो जाएगा। ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, माइनस का 5 पाई। तो यहाँ पे जब करेंगे -5 पाई तो 45, ये 40 पाई आ जाएगा। ठीक है, 40 पाई लिखिए। अगला सवाल लिखिए, if angular displacement of a body varies with time as, if angular displacement of a body varies with time as, if angular displacement of body varies with time as, ये लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी रेडियन लिखा हुआ है। If angular displacement of body varies with time as theta is equal to t cube minus t square minus t radian, where t is in seconds, where t is in seconds, where t is in seconds, comma then find angular acceleration, find angular acceleration, find angular acceleration when angular velocity is 0. Find angular acceleration when angular velocity is 0, assuming it starts its motion, assuming it starts its motion at t is equal to 0 seconds. Assuming it starts its motion at t is equal to 0 seconds. तो मैं ये भी कर देता हूँ फटाक से, समय नहीं है। Solution थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी रेडियन दे रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ओमेगा हम लगा देंगे डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि अपने पास तरीका ही नहीं होता। अगर आपको अल्फा तक जाना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ये तो बोला गया है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज 0, यानी सबका जिक्र है, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी जिक्र है, एंगुलर वेलोसिटी का भी जिक्र है। तो अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये हो गया टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। ओमेगा इज इक्वल टू टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो। तो क्वेश्चन ही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ओमेगा का वैल्यू कितना है 0। ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, जो हमने निकाल ली, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 3t कॉमन हो गया, तो t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन कर देते हैं, तो -1, तो t माइनस 1 और 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -1/3 सेकेंड। तो ये वाला हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता,
टोपा। इस क्वेश्चन में एक आखिरी लाइन लिखाई गई है कि बॉडी ने मोशन t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया है, तो माइनस का मतलब 0 के पहले का समय हो गया। नहीं समझे? ये हमने बात पहले भी एक बार बोली थी कि समय माइनस में हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने जानबूझ के आखिरी में एक लाइन लिखवाई है कि बॉडी ने जब मोशन शुरू किया है तब t इक्वल टू 0 था, यानी इसका मतलब ये जो माइनस का टाइम है ये उसके पहले का समय है, यानी जब उसने मोशन नहीं शुरू किया था। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन आपके क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट कंडीशन के हिसाब से माइनस का टाइम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 0 के आगे प्लस में समय शुरू होगा। आई बात समझ में? यानी हमें t की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 सेकेंड। तो अगर ये ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम फिर से ले लें, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, है ना। तो 3 करते हैं अलग अलग या कर लोगे? चलो हम डायरेक्ट कर ले। 6t माइनस 2, ये आ गया अल्फा। देखिए तो हमें टाइम कितना मिल गया? हमसे यही तो कहा गया था अल्फा का वैल्यू तब निकालो जब ओमेगा 0 होता। ओमेगा 0 कब था? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे था, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे बिकॉज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसलिए अल्फा बराबर 6 इंटू 1 माइनस 2, धन्यवाद, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया कॉपी। तो अब भैया हम लोग शादी कराने जा रहे हैं लीनियर वेरिएबल्स की एंगुलर वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। लीनियर वेरिएबल याद है ना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर एक्सेलरेशन a, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इनमें एक बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है। मैं भी इसको जुगाड़ से याद करा देता हूं। लीनियर वेरिएबल अभी कोई लिखेगा नहीं। लीनियर वेरिएबल इज इक्वल टू रेडियस इनटू, रेडियस जानते हैं ना, मतलब बॉडी जहां पे होती है अपने सेंटर से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो लीनियर वेरिएबल बराबर रेडियस इनटू एंगुलर वेरिएबल। अगर मैं बात करूं सपोज इसकी, अगर मैं बात करूं फॉर डिस्प्लेसमेंट की, समझना बात को, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू रेडियस r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, s इक्वल टू r थीटा। अब जैसे मैं वेलोसिटी की बात कर लूं, फॉर वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी की बात हो रही होगी तो बता, समझ में आ गया होगा अब क्या है? v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, समझे। इसी प्रकार जैसे आप एक्सेलरेशन की बात कर लो, तो फॉर एक्सेलरेशन की अगर आप बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो a इज इक्वल टू, ये हो गया r, ये a है, आप देख नहीं पा रहे, a है, और ये अल्फा, a इज इक्वल टू r अल्फा, ठीक है। तो बाय द वे इनका डेरिवेशन भी निहायत बेवकूफाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, जल्दी लिखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। देखिए, whenever a body performs angular motion, then the linear and angular variables related to the motion linear and angular variables related to the motion are connected as follows.
whenever a body whenever a body performs angular motion, then linear and angular variables related to the motion are corrected या related as follows. इतना कॉपी कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो ये तीनों फॉर्मूले डिराइव भी किए जा सकते हैं। डेरिवेशन भी बहुत आसान है, एक सिंगल स्ट्रोक में हो जाएगा। मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, हमने बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम की बात की, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एंगुलर मोशन कर रहा है, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे सर्कुलर मोशन हो, मान लेते हैं कि पहले वो पॉइंट यहाँ पे था ए पे, वो बहुत कम समय दिया इस वजह से बी पॉइंट पे आ गया, चलो फिर भी आगे बन गया, कोई बात नहीं। तो एक तरीके से ये जो हुआ दिस इज कॉल्ड डेल्टा एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया एक प्रकार से। बोलिए, तो यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज डेल्टा थीटा, तो ये रेडियस हो गई यार, और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं समझे? मतलब क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल बहुत कम लिया है, तो इसका जब बहुत कम समय लिया, इसका यहाँ से हट के जरा सा आगे खसक गया होगा, तो आर्क एक लीनियर लेंथ हो गई कुल मिला। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप टाइम ज्यादा ले लोगे, है ना, तो एंगल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो लेंथ है वो कर्व्ड हो जाएगी। तो आप जब जिस समय फॉर्मूला लिखोगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आप एंगल की जगह डेल्टा थीटा जरूर लिखोगे, लेकिन आर्क की जगह फिर आप डेल्टा एस लिखना इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस होगा ये, तो आर्क होगा ये, दोनों के लेंथ में फर्क आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप छोटा ही सा लेंथ लेते हैं तो आर्क और डेल्टा एस लगभग लगभग सेम हो जाता है। बात समझ में आ गई? इस वजह से हमने पहले ही ये कंडीशन लेके रखी हुई है, तो बस डेरिवेशन कर देते। समझ गए ना कि हमने जब टाइम बहुत कम लिया तो बॉडी यहां से यहां सरक गई, तो उसका जो आर्क है वो डेल्टा एस हो गया है, रेडियस आर है, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं बिकॉज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसलिए डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इस प्रकार से आपका, या केवल इसको एस कह दीजिए, आप केवल इसको थीटा कह दीजिए, चलेगा फिलहाल के लिए, है ना। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की जगह हमने डेल्टा हटा दिया है बोलना के, तो एस इक्वल टू आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एस इक्वल टू आर थीटा, आपका जो पहला वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है, दिख गया। छोटी सी बात है केवल, अगर आप टाइम इंटरवल छोटा लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर हो जाएगा। अब अगर स्मॉल चेंज की बात करें, फॉर स्मॉल चेंज, अगर जरा सा चेंज की बात करी जाए तो आप इस एस को डेल्टा एस लिख लो, आर तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो गया। अब इसको दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, वी, ये हो गया आर, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा, क्या आ गया, वी इक्वल टू आर ओमेगा भी आ गया। फिर आगे बढ़ जाइए, फॉर स्मॉल चेंज, आगे फॉर स्मॉल चेंज, अगर चेंज किया जाता है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। फिर आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए, आर टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लीनियर एक्सेलरेशन होता है, आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बाय द वे कोई आपसे डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, बट कोई चीज़ कैसे आ गई वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। आपको मेनली यही याद रखना है ज़रूरत के हिसाब से, समझ गए, कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग अब मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 136 करेंगे। बेसिकली 136 का एक पार्ट करेंगे सिर्फ, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो है ऑलरेडी हम वेक्टर में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 मेरी शीट में जो है वो न्यूटन का सवाल है, न्यूटन बुक का क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन में लिखा क्या है मैं पढ़ देता हूँ।
द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 3.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द टिप। ठीक है, बस इतना सही कराना है। ठीक है, यानी अगर आपको क्वेश्चन भी अगर लिखना है तो आप सिर्फ इतना ही लिखिए, द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 3.0 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ इट्स टिप। ठीक है, तो सेकेंड हैंड, सबसे पहली बात, सेकेंड हैंड का ओमेगा निकालना कोई बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि सेकेंड हैंड का मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। आई बात समझ में? तो ओमेगा निकालना फॉर सेकेंड हैंड बड़ा आसान है। सेकेंड हैंड के लिए ओमेगा निकालना फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्योंकि सेकेंड हैंड का मोशन पीरियोडिक होता है और सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में वापस घूम के आ जाती है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। इस वजह से ओमेगा इज इक्वल टू π/30 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया। वो ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन इसको अकल है वो निकाल लेगा। जो रेडियस दी गई है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.0 सेंटीमीटर बोले तो 0.03 मीटर हो गई। उसके बाद हमें निकालना है लीनियर स्पीड, v निकालना है। ठीक है, जिसको अकल है तो v बराबर r ओमेगा फॉर्मूला लगा ले। ठीक है, यानी ये ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, जिससे अगर हमें एंगुलर वेरिएबल चाहिए दिए हैं तो लीनियर निकल सकते हैं और लीनियर दिए जाए तो एंगुलर निकल सकते हैं। आएगा समझ में? ये एक तरीके का कन्वर्जन फैक्टर मान लीजिए, कन्वर्जन फॉर्मूला, कि अगर एंगुलर वालों से यानी थीटा ओमेगा अल्फा से अगर आपको एस वी और ए पे जाना है या उससे इसमें आना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हमको चाहिए, आर की वैल्यू 0.03 है, ओमेगा की वैल्यू π/30 है, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, 22/7 रख लेते हैं, 0.03/30 इंटू 22/7 कर देंगे तो v की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.314 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? मतलब समझ गए ना, पाई की वैल्यू 3.14 रखी गई होगी, इसी वजह से आंसर आया। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। अब है हमारे पास रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? a इज इक्वल टू v²/r। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, होता है a इज इक्वल टू v²/r। फॉर्मूला v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। बोलो भाई। हाँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v की जगह पे r ओमेगा रख देंगे तो r² ओमेगा² दोनों हो जाएगा, और यार r से r का हाहाकार, तो कुल मिला के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा²। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ओमेगा में रिलेशन हो गया। अभी तक हमको क्या जानकारी थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और v में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 64 होगा। ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, 4th चैप्टर का 17th क्वेश्चन एक्सरसाइज में। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ स्टोन इज टाइड टू द end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed, अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पढ़ाया था हमने, जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलता है और फिक्स स्पीड रहती है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यानी इस केस में केवल एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भूल गए हो तुम लोग सब? ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे हॉरिजॉन्टली मूव करता है, उसकी स्पीड सेम रहती है, स्पीड ना स्पीडिंग अप हो रही हो ना स्पीडिंग डाउन हो रही हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है, और इसमें केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। खैर, इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकेंड में करता है, कोमा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो पहली चीज, मैं क्वेश्चन हौले हौले पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्टोन को टाइट किया गया एक स्ट्रिंग से जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिंग की लंबाई ही रेडियस का काम करेगी।
यानी रेडियस आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा गया है, अर्थात 0.8 मीटर हो गया। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से घुमाया गया है, यानी मात्र और मात्र सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रहेगा और वही निकालना है। अगर स्पीड गड़बड़ रही होती तो टेंजेंशियल भी आता, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता। ठीक है, अब व्यवस्था ये है कि अपने पास दो ऑप्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आज की डेट में। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। किंतु क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी का जुगाड़ है 14/25 आरपीएस। नहीं समझे? 14 रेवोल्यूशन पर 25 सेकंड, ये तो हुआ। यानी f पता है तो किसकी व्यवस्था बन जाएगी? ओमेगा की। ठीक है, यानी ये नहीं लगाएंगे, समझ गए? सीधे ओमेगा निकाल लें। बोलो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, इसलिए ओमेगा इक्वल टू f की वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे तो 2 पाई और ये हो गया 14/25, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 28/25 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया, तो बस फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि अभी निकाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वैल्यू रख देते हैं 28/25, पाई का वैल्यू 3.14 रख लेना, रेडियस 0.8 दी हुई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 991.2 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? कॉपी कर लीजिए।